साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और इसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्तिकाल। भक्तिकाल की प्रमुख जो दो प्रवृत्ति हैं, जिसके अंतर्गत शुक्ल ने संपूर्ण भक्तिकाल को बांटा है, सगुण एवं निर्गुण। तो सगुण और एवं निर्गुण की सभी शाखाओं का वर्णन करते हुए हम पहुंच गए हैं भक्ति काल के अन्य काव्य प्रवृत्तियां, अर्थात कुछ ऐसी काव्य प्रवृत्तियां जो तत्कालीन समय में व्याप्त जो काव्य के लक्षण थे या जो काव्य की पद्धति थी उससे अलग उन्होंने रचनाएं की है, जिन्हें आप सगुण और निर्गुण में नहीं बांध सकते। तो आज की कक्षा में हम भक्ति काल की अन्य रचनाएं, या उन्हें आप फुटकल रचनाएं कह लें, या अन्य जो काव्य है उनकी प्रवृत्तियों और प्रमुख कवि जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने क्रमबद्ध रूप से सभी वीडियोस देखे होंगे, और यदि आप चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पीछे की सभी कक्षाएं आपको प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मिल जाएंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। आज है 4 जून 2022। भक्तिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि। गोविंद पांडे एवं सरस्वती पांडे जी लिखते हैं, पहली जो प्रवृत्ति है वह है वीर काव्य की, और दूसरी प्रवृत्ति कौन सी रहेगी? प्रबंधात्मक काव्य, और तीसरी प्रवृत्ति कौन सी रहेगी? नीति काव्य। तो सबसे पहले देखेंगे वीर काव्य को। भक्ति काल में भी वीर काव्य लिखा है, किसी ने लिखा है। सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ है। श्रीधर का रणमल छंद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो श्रीधर पाठक की रचनाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जब भक्ति काल की बात करते हैं तो श्रीधर, केवल आपको श्रीधर याद रखना है, श्रीधर भट्ट या श्रीधर, इतना ही इनका पूछा जाएगा। तो इनका रणमल छंद बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जो शताधिक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। भक्ति काल के अन्य वीर कवि और काव्य देख लेते हैं। अब विजयपाल रासो जो विजयपाल रासो नल सिंह का 1543 ईस्वी में 42 इसमें छंद है। विजयपाल और पंग का युद्ध इसमें वर्णन है। राव जैतसी रासो यह 1543 में लिखा गया, 90 छंद है। राव जैतसी और कामरान का युद्ध वर्णन है। विरुद्ध 76 दुरसाजी आढ़ा की है, 76 दोहों में है, 76 छंदों में है। महाराणा प्रताप का यशोगान इसमें किया गया है। राणा रासो में दयाराम कवि हैं, 1624 में इसकी रचना हुई, 875 छंद है। सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन है। रतन रासो में कुंभकर्ण कवि हैं, 1624 इसका रचना काल है। रतलाम के महाराजा रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन है। कयाम खारासो नियामत खाजान का है, 1634 वर्ष है। विषय है क्याम खां चौहान के वंशजों का युद्ध वर्णन। तो इससे इतने ज़्यादा प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं। अभी आपको जो याद रखना है अन्य कवियों में, वह श्रीधर कृत रणमल छंद को याद रखना है, और यह भी याद रखना है कि ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के मध्य युद्ध का इसमें वर्णन है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भक्ति काल के जिस साहित्य को सगुण निर्गुण की धारा में बांधा गया, उसके अलावा साहित्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो एक प्रवृत्ति हो गई वीर काव्य की, जो सगुण और निर्गुण से पृथक है। अब दूसरी प्रवृत्ति कौन सी हो गई? प्रबंधात्मक काव्य की। सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित्र हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य कौन सा है? सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित्र। भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक ग्रंथ इस तरीके हैं। पंच पांडव चरित्रार्थ यह शालिभद्र सूरी का है। अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। गौतम रास अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी।
हरिचंद पुराण जाखू मणियार का है, ब्रजभाषा है। कुमारपाल रासो देवप्रभ का है, राजस्थानी हिंदी। काढ़ा देव प्रबंध पद्मनाभ का है, राजस्थानी हिंदी में। तो ये दो वाले आपको याद रखने हैं विशेषता। एक ये भी देख लीजिएगा, शालिभद्र शूरी का पंच पांडव रास है, ये अपभ्रंश मिश्र राजस्थानी में। लेकिन विशेषता जहाँ से प्रश्नों की संभावना है वह है आपका कुमारपाल रासो देवप्रभ का है, राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा है। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ का है और राजस्थानी हिंदी इसकी भी भाषा है। तो दो प्रवृत्तियां हो गई, वीर काव्य और प्रबंध चरित काव्य। अब तीसरी प्रवृत्ति पे देखेंगे, नीति काव्य। सन 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। पद्मनाभ ने डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छप्पे हैं। तो नीति काव्य किसने लिखा है रीतिकाल में? सर्वप्रथम विशुद्ध रूप में नीति काव्य डूंगर बावनी। पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। भक्तिकालीन अन्य नीति काव्य और नीतिकार, ठाकुर सिंह कृपण चरित्र 1523, पचेंद्री बेली 1558, छीहल का है पंचसहेली 1518 और बावनी 1527। देवीदास के राजनीति के कवित्व और जमाल का है जमाल दोहावली। इतना ज़्यादा इनसे अभी प्रश्न नहीं पूछे हैं क्योंकि भक्ति काल में विशेषतः प्रश्न आपके सागुण और निर्गुण के अंतर्गत ही आ जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी। अब जो किताब पढ़ रहे हैं तो जो किताब में लिखा है उसे हम पढ़ेंगे ही। उदयराज का दोहा 1606, बान कवि का कली चरित्र, वजीद दादू के शिष्य थे ये वाजिद। इनका है ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा, ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा और साखी वाजिद। बनारसी दास जैन का है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये इनकी आत्मकथा है, अर्धकथानक। ठीक है, बनारसी दास जैन का देखिएगा, आप इसको हाईलाइट करिएगा, याद भी करना है आपको। नवरस पद्मावली, समयसार नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक, भाषा सूक्ति मुक्तावली। तो आपको जो लर्न करना है, जो ध्यान में रखना है, वह है अर्धकथानक। राज समुद्र के हैं शालिभद्र चौपाई, गज सुकुमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्मवतीशी, शीलवतीसी, भाला कुछ नहीं है। कुशलवीर का भोज चौपाई, शीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुटी, उद्यम कम, ये सब ठीक है, इसको छोड़ते हैं। चौथे नंबर की फिर प्रवृत्ति आएगी अकबर का जो दरबारी काव्य है, अकबर का दरबारी काव्य, ये भी भक्ति काल के अंतर्गत प्रमुख स्थान रखता है। इसमें से हम देखेंगे। ठीक है, टोडरमल ने कुछ फुटकर छंद लिखे थे। टोडरमल का समय था 1493 से 1589। नरहरि महापात्र का था 1505 से 1607। रुक्मणी मंगल, छप्पे नीति, कवित संग्रह लिखे। बीरबल ब्रह्म ने 1588 से 1583 के बीच कुछ फुटकर छंद लिखे। तानसेन ने 1531 से 1583 के बीच संगीत सार, रागमाला, गणेश स्त्रोत लिखा। गंगा प्रसाद, तो तुलसी गंग दो हुए सुकविन के सरदार। आपको पंक्ति याद है भिखारी दास जी की? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा जब अकबर के दरबारी साहित्य की हम बात करेंगे। 1538 से लेकर 1617 काफ़ी इनका समय रहा है। गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली इनकी रचना है। पृथ्वीराज का समय 1500, ये जो कवि हैं पृथ्वीराज, उनका है 1549। वेली कृष्ण, रुक्मरीरी, पृथ्वीराज कथी, श्यामलता, दशरथ राउत, वसुदेव राउत और गंगा लहरी। तो ये गंगा लहरी अन्य की भी काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इन पृथ्वीराज की आप ये देख लीजिएगा, बेली कृष्ण, रुक्मणीरी, पृथ्वीराज। रहीम दास से आपका एक प्रश्न तो बनता ही है, इनको हाईलाइट करेंगे। 1553 से 1626। दोहावली या सतसई, वर्वे नाई का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार सोठा और रास पंचाध्यायी। वैसे जब रास पंचाध्यायी पूछी जाती है तो नंददास की पूछी जाती है, इसीलिए रहीम की रचनाएं तो याद रखनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा याद रखनी है वर्वे नाई का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक और खेल कौतुकम। ये 4 रचनाएं शताधिक बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, आपको इनको याद ही रखना है। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। दुष्ट लोग थे ये। कवि गंग का अंतिम छंद है, कबहु न भंडुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बंग, सरस सबाही प्रणाम कर, विदा होत कवि गंग सी। ठीक है, बहुत ही सुंदर छंद इन्होंने लिखा है। अब देखिए
सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसके सौतेले बेटे खुर्रम की प्रशंसा कर दी, इसीलिए नूरजहां ने हाथी से कुचलवा के गंग कवि को मार दिया। लेकिन अंतिम छंद में भी वो अपना पूरा परिचय दे गए कि वो कितने प्रतिभाशाली थे। देशी भाषा में है रणुआ बढ़ुआ, ये गालियाँ होती हैं एक तरीके से, मतलब अशोभनीय शब्द होते हैं, और ब्रज भाषा में, बोलचाल की भाषा में इसको काफ़ी यूज किया जाता है। लेकिन ठीक है, लिखा है तो पढ़ना हमारा तो काम है, ठीक है। भिखारी दास ने लिखा है तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, ये मैंने अभी आपको बताया था, इसको थोड़ा हाईलाइट करिएगा। अब रहीम दास के विषय में जानेंगे। देखिए, रहीम दास के विषय में जानने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो नए परीक्षार्थी हैं थोड़ा सा चैनल के विषय में भी जान लीजिए। देखिए, हिंदी नेटशाला पर आपको पुराने पेपर नेट परीक्षा के स्थापना तर्क वाले प्रश्न, अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्रमानुसार वाले, जो प्रकाशन वर्ष की तिथियों को क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न होता है, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स भी आपको उपलब्ध हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल की पूरी पुस्तक आपको पढ़नी है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए ये बुक देख रहे हो, चाहे साकेत का नवम सर्ग लगा हो या आपकी मीरा, कबीर, बिहारी, कुछ भी आदिकालीन मध्यकाल में जितनी भी कविताएं, पद्य वाला भाग लगाए, कामायनी वगैरह, सब कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। पहली बार हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो सरल इतिहास पुस्तक के माध्यम से पहले अच्छे से आप अपने कंठस्थ करिए, तो वो भी चैनल पे उपलब्ध है। कुल मिला के आपको चैनल की प्लेलिस्ट चेक करनी है। गोदान, आपका बंटी, अंधेर नगरी, बहुत सारी रचनाएं भी हैं। लेकिन आगे, क्योंकि अब इस पर बहुत ज़्यादा पर डे एक वीडियो डाल सकते हैं, 25-30 मिनट का आपका वीडियो होता है, आपकी कक्षा होती है, तो इसी का दूसरा भाग करके मैंने हिंदी बुकशाला नाम से चैनल बनाया है। उसमें आपको किताबें और आपकी जो गद्य रचनाएं, जिसमें कहानी है, जो नेट परीक्षा के अलावा जो कहानी लगी हुई है, चाहे आप आरपीएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी राज्य से यूपी टीजीटी पीजीटी की कर रहे हो, हरियाणा, उत्तराखंड, कहीं से भी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ वगैरह, जो नेट परीक्षा में जो कहानियाँ नहीं है, वो सब कहानियाँ आपको हिंदी बुकशाला पर मिल जाएंगी। आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके सिलेबस में भी जो कहानियाँ हैं वो आपको हिंदी बुकशाला चैनल पर मिल जाएंगी। उपन्यास मिल जाएंगे, आपके जो नाटक सिलेबस में लगे हुए हैं वो मिल जाएंगे, चाहे लहरों के राजहंस लगा हो, चाहे महाभोज लगा हो, खून का टीका लगा हो, या पुरस्कार कहानी लगी हो, या यही सच है, मतलब जितनी भी मुझे याद आ रही है वो लगभग सभी आपके वहाँ पर उपलब्ध है। प्रतिदिन मैं वहाँ पर भी वीडियो डालती हूँ, तो जो नए परीक्षार्थी हैं वो हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोनों की ही प्लेलिस्ट को निरंतर चेक करें। आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं, लेकिन चैनल पे तो बहुत लंबे समय से मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो आपकी जो विषय सामग्री है उसके लिए जगह जगह भटकने से अच्छा है कि एक जगह प्लेलिस्ट में से आप पूरी इस विषय सामग्री को देख लें। अब जो पॉइंट रह गए हैं उनके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका सिलेबस का कौन सा भाग आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो उसे आगे जोड़ देंगे, ठीक है। रहीम दास के विषय में लिखते हैं कि रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के मायाशंकर याग्निक ने इनकी रचनाओं को खोजा। रहीम दास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण है दोहावली, ब्रजभाषा में लिखी है 396 नीति के दोहे, नगर शोभा, इसमें 144 दोहे ब्रजभाषा, विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन है, और ये प्रश्न नेट परीक्षा में पूछा गया। श्रृंगार सोरठा में 6 छंद हैं, ब्रजभाषा श्रृंगार का वर्णन है। मदनाष्टक में 8 छंद हैं, खड़ी बोली है, कृष्ण की रासलीला का इसमें वर्णन किया है। भरवे नायिका भेद अवधि भाषा में लिखा ग्रंथ है, नायिका भेद का इसमें निरूपण किया गया है, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, मैं आपको फिर कह रही हूँ, रहीम दास से एक प्रश्न पूछा जाएगा। भरवे नायिका भेद अवधि भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि रीति काल में जितने भी कवियों ने आचार्य बनने का प्रयास किया, तो उनकी मौलिकता कुछ नहीं है, उन्होंने जो हमारे संस्कृत साहित्य में लिख दिया गया है लगभग उसी का अनुकरण किया है। उन्हीं की बातों का कुछ ने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाया तो खंडन मंडन कर दिया, बाकी उनका हिंदी अनुवाद करके अपने शब्दों में उसको सरल अर्थ करके उसका प्रस्तुत कर दिया और अपने अपने ग्रंथों के नाम रख लिए। लेकिन वो सब चीज़ें हमको संस्कृत साहित्य में पहले से मिलती हैं। व्याकरण के क्षेत्र में हिंदी भाषी कवियों ने कुछ विशेष नहीं किया है, ठीक। अब ये भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रहीम की कौन सी बुक लिखी गई है? बरवे नायिका भेद। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा।
रहीमदास ने संस्कृत, फारसी, हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। जिस प्रकार आपने देखा है ना, तुलसीदास की रामचरितमानस में आगे दिया होता है ना वो पहेली वाला, उन्होंने भी तो एक ज्योतिष आंकड़ों को सिद्ध करते हुए एक ग्रंथ की रचना की है, तो इन्होंने भी की है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। मतलब जो कुछ इन्होंने लिखा है वो बहुत ही व्यवहारिक लिखा है, समाज को देखते हुए लिखा है, जो समाज में प्रचलित था वह लिखा है। अब रीति काव्य को आज हम प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। अब वैसे तो रहीमदास ने भी लिखा है, लेकिन समय सीमा जब हम मानते हैं तो बहुत से कवि ऐसे आते हैं जो अंतिम तरफ थे, यानी भक्ति काल के जो अंत में थे वह रीति काल के प्रारंभ में स्वतः ही हो जाएंगे। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारा रीति काव्य। तो इसमें देखते हैं हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम हैं। कौन है? कृपाराम है सर्वप्रथम कवि। सन 1541 में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगिणी नामक रीति काव्य की रचना की। ये 5 तरंगों में विभक्त है। तो कृपाराम का कौन सा ग्रंथ परीक्षा में पूछा जाता है? हित तरंगिणी, क्योंकि इसे रीति काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी कह सकते हैं। हित तरंगिणी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। हित तरंगिणी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो विशेषता क्या है इसकी कि ये ब्रजभाषा में लिखा गया सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। बाद में तो रीति काल में जाके बिहारी सतसई फेमस हो गई, लेकिन अब फेमस कोई भी हो जाए, लेकिन प्रथम प्रयास किसने किया? कृपाराम ने अपनी हित तरंगिणी के माध्यम से सतसई ग्रंथ लिखने का इन्होंने कार्य किया, ठीक है। भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि यह हैं। सॉरी, रीति काल का भी प्रारंभ नहीं हुआ है, बल्कि ये भक्ति काल की 5वीं प्रवृत्ति है जिसमें रीति काव्य लिखे गए। जैसा कि मैंने आपको समझाया, भक्ति काल का अंत जब हो रहा है और रीति काल का प्रारंभ जब हो रहा है, तो जो रचनाएं, जितना शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की है, अधिकतर विद्वानों ने, जो भक्ति काल की समय सीमा के अंतर्गत तो लिखी गई, लेकिन उनके लक्षण, उदाहरण, उनके जो प्रवृत्तियां वो रीति काव्य वाली थी, तो उनको रीति काव्य की श्रेणी में रखा गया है। तो ये 5वीं इसकी प्रवृत्ति है। भक्ति काल के अन्य रीति निरूपक ग्रंथ है सुंदर कविराम, सुंदर श्रृंगार 1631, नियामत खाजान, रसकोश, कवि वल्लभ, सिंगार नक्शिक, सिंगार तिलक, रस मंजरी, ये सब। बलभद्र मिश्र का है नक्शिक, बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सतसई, हनुमान नाटक और दूषण विचार। मोहनलाल मिश्र का है श्रृंगार सागर। मुबारक का है तिलक शतक और अलग शतक। ये मुबारक का भाई तिलक शतक और अलग शतक बहुत पूछा जाता है, हाईलाइट कर लीजिएगा। जो पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं ना, आपको हवा नहीं लगती कि वो प्रश्न कहाँ से आ गए, आपको लगता है कि हमने तो भक्ति काल में निर्गुण सगुण धारा के सभी कवियों को रट लिया, अब ये मुबारक कहाँ से आ गए और ये कौन से काल के? भाई मुबारक का ये जो ग्रंथ है तिलक शतक और अलग शतक, ये रीति काव्य हैं, लेकिन ये भक्त काल कौन से काल में ये आते हैं, लेकिन जब इनके जीवन काल की बात करते हैं तो ये भक्ति काल के कवि सिद्ध होते हैं, ठीक है। भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन रचना इन्होंने रीति विशेषताओं से युक्त की है। अन्य कवियों में देखते हैं, नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियां हैं सुदामा चरित्र, खंड काव्य है, ध्रुव चरित्र और विचारमाला पूछी जाती हैं। नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्रुव चरित्र और विचारमाला भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये प्रारंभ होने जा रहा है रीति काल का, थोड़ा सा इसको देखेंगे, बाकी मूलतः हम रीति काल को कल की कक्षा में जो है प्रारंभ करेंगे, ठीक। रीति काल का नामकरण। रीति काल के नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है, और देखें तो इसको छोटी सी कक्षा को समाप्त कर देते हैं, फिर इसको कल ही यदि प्रारंभ करें तो ज़्यादा सही रहेगा, या हो सकता है शाम को भी मैं आपके लिए इसकी कक्षा एक डालने का प्रयास करूँगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि फिर मिश्रण हो जाएगा। रीति काव्य को नई क्लास से ही हम रीति जो काल है उसको नई कक्षा से ही प्रारंभ करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।